हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई, इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज में हमने लास्ट लेक्चर में पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, इन सभी जितनी भी मीटिंग रही हैं और जब हमारा संविधान लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 तक, वहां तक हमने सारी बातें कर ली थी। और आपको मुझे लगता है कि सारे जितने भी डाउट अगर आपके कभी होंगे भी, वो सारे डाउट आपके किल हो गए होंगे और मुझे लगता है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, इसमें हम समझेंगे कि हमारे संविधान में जो बातें हैं, जैसे प्रमुख बातों में अगर कहें तो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार हैं, या फिर इसके अलावा जो हमारा गणतंत्रात्मक एक व्यवस्था है, ये व्यवस्था, या फिर कुछ अन्य बातें जैसे मूल कर्तव्य हैं, ये सब हमने कहां से लिए हैं। किसी न किसी देश से कुछ ना कुछ लिया गया है, उसी के बारे में आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। कहां से क्या क्या लिया गया है, बड़े ही इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बनते हैं, चाहे यूपीपीएससी का कोई एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का हो, या फिर कोई भी अन्य एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का, लेखपाल वीडियो वगैरह कोई भी एग्जाम हो, सब में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है और सोर्सेस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। आज के इसी लेक्चर में हम जानेंगे कि संविधान को पहले हिंदी में किसने लिखा और इसे अंग्रेजी में किसे लिखा है। आपको हो सकता है ये डाउट हो कि इनका सुलेखन किसी अन्य व्यक्ति ने किया है, जबकि इसे बनाया संविधान सभा ने है। तो इसे लिखने का काम किसने किया है, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आपको सब कुछ पता चलेगा कि संविधान किनके द्वारा लिखा गया। दरअसल इस बात पर बड़ी डिबेट होती है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा है और यह संविधान जो लिखा है वो रायजादा ने लिखा है। लेकिन यहां पर आपको आज क्लियर हो जाएगा कि दरअसल ऐसा लोग क्यों कहते हैं। उनको क्या यह बात अधूरी पता है या फिर नहीं पता है जो वो बातें ऐसी करते हैं। तो आज के बारे में हम यही आज के लेक्चर में समझने वाले हैं कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिसोर्सेस या सोर्सेस क्या रहे हैं। ठीक है, तो भाई आज के लेक्चर में हम बहुत कुछ समझेंगे, ध्यान से हमारे साथ बने रहिएगा और लास्ट में चल करके इनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी आपको कराएंगे जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स जो पूछे गए हैं उनमें यहां से सवाल क्या क्या बने हैं वो यहां पर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि भाई हमारा जो संविधान है इसमें पहला ड्राफ्ट किसके द्वारा बनाया गया। अब जानते हैं कि हमारे संविधान में बड़ी ही एक जरूरी कमेटी बनाई गई थी जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, और यह 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। इसने काम किया था, पूरे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्राफ्टिंग कमेटी मानी जाती है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए, साथ में इनके और 6 सदस्य और थे, यानी कुल मिलाकर के इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। उन्होंने बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम किया है। आप जानते हैं कि संविधान के जनक जो माने जाते हैं या संविधान के निर्माता जो माने जाते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उनके वो अध्यक्ष थे। लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि हमारे संविधान का जब संविधान बन रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो इसमें पहला ड्राफ्ट जो पेश किया गया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा पेश नहीं किया गया था। यह पेश जो किया गया था वो हमारे संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव के द्वारा पेश हुआ था। याद रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव के द्वारा यह पहला ड्राफ्ट पेश किया गया और इसमें जो हमारे आर्टिकल्स दिए गए थे, ये आर्टिकल हमारे 243 आर्टिकल थे और इसमें अनुसूचियां जो थी, शेड्यूल्स जो थे, वो शेड्यूल्स जो दिए गए वो हमारे 13 शेड्यूल दिए गए। जब हम आगे लेक्चर लेंगे और उसमें शेड्यूल्स बताएंगे कि अनुसूचियां क्या होती हैं, तब आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि आखिरकार हमारे संविधान में शेड्यूल की क्या आवश्यकता है, आखिरकार क्यों यूज होते हैं हमारे शेड्यूल्स। तो यहां पर हमने पहला पॉइंट आपको बता दिया। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि पहला ड्राफ्ट किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखेंगे बी.एन. राव। बी.एन. राव बेनेगल रामाराव, जो कि एक हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने फ्री में काम किया। अगर संविधान में किन्हीं लोगों की बात करें जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे थे बी.एन. राव। ये वही बी.एन. राव हैं जिनके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद कहा था कि आने वाले समय में लोग मुझे संविधान का निर्माता या संविधान बनाने का क्रेडिट देंगे, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि संविधान अगर बी.एन. राव न होते तो संविधान का बन पाना असंभव था, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आप सभी को उनकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। लोग धीरे धीरे बी.एन. राव को भूलते जा रहे हैं, जो कि गलत बात है। बी.एन. राव इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, याद रखिएगा, पहला ड्राफ्ट बी.एन. राव के द्वारा दिया गया
उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, प्रारूप समिति है, जो बड़ी महत्वपूर्ण थी, जिसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने अपना एक प्रारूप बना करके दिया और इसमें 315 आर्टिकल दिए। आप जानते हैं 315 आर्टिकल आज की डेट में किसका है? अगर आप जानते हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण आयोग है जिसका ये कमेंट आजकल जो एक आर्टिकल है हमारे संविधान में। लेकिन आपको याद रखना है कि जब प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा पहला मींस कि इनके द्वारा जब पेश किया जाता है तो इसमें आर्टिकल 315 होते हैं और 8 अनुसूचियां, शेड्यूल्स होते हैं। शेड्यूल्स को प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे जब हमारी क्लास शेड्यूल की होगी, आखिरकार इसकी जरूरत क्यों होती है और कितने शेड्यूल हमारे संविधान में आज की डेट में हैं। आगे बात करते हैं भाई, यहां पर जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को जब बनकर के तैयार हुआ तो ये बनाया है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, और ये इसने जो बनाया इसमें टोटल आर्टिकल हमारे 395 दिए, जो कि आज भी हमारे आर्टिकल्स 395 ही हैं। लेकिन बहुत से लोगों को डाउट हो सकता है कि नहीं साहब, आर्टिकल तो 395 नहीं 495 से ज्यादा हो चुके हैं। हाँ जी, वो संख्या के आधार पर हैं, लेकिन मूल आर्टिकल आज भी हमारे संविधान में 395 ही हैं। याद रखिएगा, इनमें 395 में कुछ आर्टिकल अब जो बाद में जोड़े गए हैं उसमें ए लगाकर, बी लगाकर सब आर्टिकल्स हमारे जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार संख्या के आधार पर 490 से ज्यादा हमारे आर्टिकल अब हो चुके हैं, लेकिन मूल संविधान में अभी भी 395 ही आर्टिकल हैं। लेकिन अगर बात करें कि इसमें शेड्यूल कितने थे, 8 शेड्यूल हमारे संविधान में शुरुआत में थे और 22 इसके भाग थे। 22 इसके भाग थे जब हमारा संविधान लागू किया गया। लेकिन अब इस समय की बात यदि हम करें, अभी हमें साइड में हट जाएंगे, थोड़ा आपको अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा और दिख जाएगा। अगर अभी फिलहाल शेड्यूल्स की बात करें तो 12 हमारे शेड्यूल्स है इस समय पर, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय पर हमारे 8 शेड्यूल्स थे, अनुसूचियां 8 थी और 22 हमारे भाग थे। लेकिन आज की डेट में संख्या के आधार पर, वैसे तो संख्या के आधार पर अगर पूछता है तो यहां पर आप 25 आंसर करेंगे, 25 हमारे भाग हो चुके हैं, लेकिन मूल भाग अभी भी 22 ही हैं। आपसे अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि फिलहाल यानी एट प्रेजेंट अब हमारे संविधान में संख्या के आधार पर कितने भाग हैं, तो आप याद रखिएगा 25 आपको आंसर करना है। लेकिन अगर केवल यही पूछता है कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, इसका मतलब वो 22 पूछना चाहता है, मूल संविधान की बात कर रहा है। तो मूल संविधान में 22 थे, आज भी 22 ही हैं। लेकिन आप जानते हैं हमारे संविधान में कुछ बाद में संशोधन किए गए और इसमें 4A जो हमारा एक मौलिक अधिकार, उसका फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी जो जोड़ी गई हैं, इनको जोड़ा गया है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं, उन सबको मिलाकर के इस समय पर 25 भाग हैं। तो संख्या के आधार पर 25, वैसे 22 भागों की संख्या है इस समय। शेड्यूल्स जब संविधान लागू हुआ तब 8 थे, लेकिन आज की डेट में 12 हैं। सभी शेड्यूल्स के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, यहां पर आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। बहुत ही जरूरी बात आपके लिए यह है, एग्जाम में यहां से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और जानते हैं। जैसे हमारा जो संविधान है, इस संविधान को लिखा किसके द्वारा गया है, इसमें डिजाइन्स किसके द्वारा बनाए गए हैं, इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, हमारा जो संविधान है बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है, लेकिन आपको एक बात जाननी है कि आपको अगर इस संविधान को देखने को यदि आपको मिलता है तो पहले तो बहुत बड़ी कॉपी है, आज भी एक गैस में उसको रखा जाता है जिससे उसके पेज खराब ना हो। तो जो मूल संविधान थे वो 2 लैंग्वेज में थे, हिंदी में और अंग्रेजी में। हिंदी में और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की मूल लिपियां जो है आज भी हमारी सुरक्षित रखी हुई हैं और उसे गैस में रखा गया है जिससे कि उसके पेजेस खराब ना हो। जब आप उस मूल संविधान की कॉपी को यदि देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको लगेगा कि ये किसी कंप्यूटर के द्वारा प्रिंट किए गए हैं। जो पेजेस हैं उसके, जो उस पर लिखावट है, आपको लगेगा कंप्यूटर के द्वारा है, लेकिन नहीं, कंप्यूटर के द्वारा वह नहीं लिखा गया है, वो प्रिंट नहीं किया गया है, दरअसल लिखा गया है। उस पर चाहे वो चित्र हो, चित्र भी बनाए अपने हाथों से गए हैं। किन लोगों का योगदान रहा है, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके बारे में अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था, जो भी री एग्जाम होने वाला है, उसमें भी प्रश्न पूछा गया है, इसी से संबंधित है, जिसके बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो भाई यहां पर एक बात आपको यह बात समझनी है कि ये प्रिंट आउट इसका नहीं लिया गया है, बल्कि ये लिखे गए हैं अपने हाथों से, यानी सुलेखन किया गया है। उन व्यक्तियों के नाम जानने हैं।
चित्र जो बनाए गए हैं उन चित्रों के बारे में भी आपको जानना है कि वो चित्र किसके द्वारा बनाए गए, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। अंग्रेजी का जो लिखा है सुलेखन वो किसी और ने किया है, हिंदी का सुलेखन किसी और के द्वारा किया गया है। तो भारत के संविधान में हम पहले जानेंगे कि जो हमारे चित्र बनाए गए हैं वो चित्र किसके द्वारा बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा इसमें 22 चित्रों की संख्या है। टोटल चित्र 22 हैं। अगर आप कहेंगे कि ये कैसे चित्र हैं, तो दरअसल इसमें हाथी बनाए गए हैं, इसमें भगवान श्री राम को बनाया गया है, हनुमान को बनाया गया है। इस तरह से भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए कई देवी देवता और कई लोगों को जो प्रमुख, जैसे आपका ये एलिफेंट है, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के हमारे पूरे संविधान में 22 चित्र बनाए गए हैं। आप अगर उन चित्रों को देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये किसी व्यक्ति के हाथों का काम नहीं है, ये दरअसल किसी कंप्यूटर के द्वारा प्रिंट निकाला गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 22 चित्र जिसके द्वारा बनाए गए उसके बारे में तो जानेंगे। पहले और जान लेते हैं कि 22 चित्रों के अलावा और क्या क्या चीजें हैं। हमारे मूल संविधान का जो हिंदी में सुलेखन किया गया है वो किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा किया गया है, उसका नाम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि अंग्रेजी भी है। इसी प्रकार अंग्रेजी का सुलेखन भी किया गया है। याद रखिएगा अंग्रेजी को इटैलिक लैंग्वेज, इटैलिक जो लिपि है उसमें लिखा गया है, रोमन लिपि इनकी होती है, इटैलिक में लिखा गया है। हिंदी का हमारी देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इनका बड़ा महत्वपूर्ण काम है। याद रखिएगा इसके अलावा जो पेजों की डिजाइन है इसको, और राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है जिस पर सत्यमेव जयते लिखा जाता है, ये चित्र जो बनाया है, राष्ट्रीय चिन्ह जो बनाया है, आप इसे देख करके कहेंगे कि किसी कंप्यूटर के द्वारा प्रिंट किया गया, लेकिन नहीं, किसी के हाथों के द्वारा वो बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन सजावट इसमें की गई है। और अगर कॉपी बताए ना आपको, जो कॉपी है वो बहुत बड़ी है, बहुत भारी है, और इतनी बड़ी लगभग कॉपी है। आप अगर उसके एक एक पेज को देखेंगे तो बहुत बड़ा पेज है उसका, जो मूल संविधान है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि भाई 22 चित्रों को किसके द्वारा बनाया गया है। यही 22 चित्र से संबंधित अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, एग्जाम में ये आया था, और हम पुराने समय से इन सब चीजों को पढ़ाते चले आ रहे हैं। और यूपी कांस्टेबल वाले जो स्टूडेंट हमसे पहले पढ़ चुके हैं उन सभी ने ये इसका आंसर किया है। तो यहां पर हमने जान लिया कि मूल संविधान में जो 22 चित्र बनाए गए हैं वो नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए हैं। याद रखिएगा नंदलाल बोस हैं जिनके द्वारा ये चित्र बनाए गए हैं। आगे अगर बात करें कि भाई राष्ट्रीय चिन्ह किसके द्वारा किया गया है, और जो पेज है उसकी बाउंड्री पर इस तरीके से डिजाइन जो बनाए गए हैं, बाउंड्री जो है ना पेजेस की, उस पर जो डिजाइन बनाए गए हैं वो दीनानाथ भार्गव के द्वारा बनाए गए हैं। यहां पर हम आपको दीनानाथ भार्गव भी दिखा रहे हैं, ये हमारे दीनानाथ भार्गव हैं, और यही वो राष्ट्रीय चिन्ह है। यही राष्ट्रीय चिन्ह है जिसको हम अशोक स्तंभ से हमने जो लिया है, मुंडकोपनिषद से हमने इसको लिया है। ये जो चित्र है जिस पर 4 शेर होते हैं, 3 हमें दिखाई पड़ते हैं, 3 नहीं दिखते हैं, और सामने सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो ये चीज जो है हमारी दीनानाथ भार्गव के द्वारा बनाई गई है, ये चित्र बनाए गए हैं। याद रखिएगा मूल संविधान का अंग्रेजी में जो सुलेखन किया है वो प्रेम बिहारी रायजादा ने किया है। ये आपके प्रेम बिहारी रायजादा हैं, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, अंग्रेजी में प्रेम बिहारी रायजादा। अगर बात करें हिंदी में किसने लिखा है, तो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा हिंदी में सुलेखन किया गया है। अब सवाल आता है कि भाई यहां पर बहुत से लोग डिबेट करते हैं। एक वीडियो छोटा सा वायरल हो रहा था, उसमें कह रहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह नहीं लिखा गया है, यह प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा लिखा गया है। आप बताइए क्या यह बात सही लग रही है आपको? यानी मेहनत अगर कोई व्यक्ति करता है और पीएचडी अगर मान लीजिए कोई थीसिस अपने लिख रहा है और कंप्यूटर सेंटर पर जाकर के कहता है कि भैया जो मैंने थीसिस बनाई है कृपया इनको टाइप कर दीजिए। अब बताइए थीसिस कौन बना रहा है? टाइपिस्ट बना रहा है, या फिर वो व्यक्ति जिसने इस थीसिस का निर्माण किया है, जिसका वो आइडिया है, जिसका केवल टाइप कर रहा है कंप्यूटर वाला? आप किसको कहेंगे? जो बनवा रहा है वही तो व्यक्ति है, उसी की तो सूझ समझ सब कुछ आपकी थीसिस में है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो संविधान उसके द्वारा? तो यहां पर बहुत से अनभिज्ञ लोग जो होते हैं, जिन्हें संविधान के बारे में नहीं पता होता है, वही इस प्रकार की डिबेट करते हैं। प्रेम बिहारी रायजादा ने सुलेखन किया है, ना कि संविधान को लिखा है। संविधान को लिखा है हमारे संविधान सभा ने, सभी ने मिलकर के ये काम किया है। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा बसंत कृष्ण वैद्य जो हैं वो हिंदी में लिखते हैं, जबकि अंग्रेजी में वो आपके प्रेम बिहारी रायजादा लिखते हैं। यहां पर हमने सभी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया है। भाई याद रखिएगा एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में जो प्रश्न पूछा गया है वो नंदलाल बोस का पूछा गया था। मूल संविधान में 22 चित्र इन्होंने बनाए हैं। 22 चित्र भी याद रखिएगा, इसमें लंका दहन भी दिखाया गया है। बहुत सारी चीजें यहां पर हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं।
आपको अगर हम यहां पर पिक्चर दिखाएं तो आप देख करके खुद कहेंगे, ये तो पिक्चर हमने दिखा दिया। यहां पर वो लोग जिस समय पर संविधान सभा में ये लोग काम कर रहे थे, उन्हीं का एक पिक्चर हमने यहां पर आपको दिखा दिया है। हम पिक्चर्स इसलिए आपको दिखाते हैं जिससे कि आपको रियल फील आ सके, और रियल फील से फायदा ये होता है कि चीजें बहुत आसानी से फिर याद रहती हैं। तो भाई हमारा उद्देश्य यही है, आपके लिए हम इतना कंटेंट जो तैयार करते हैं इसमें बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट आपके लिए बेहतर है, अच्छा है, तो एक बार लाइक कर दीजिए और हो सके तो इसे शेयर कर दीजिए। भाई आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि जो हमारा संविधान है उसकी अगर आपको, जैसे कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई अंग्रेजी और हिंदी में कैसा लिखा है, जो हम इतनी तारीफ कर रहे हैं कि प्रेम बिहारी रायजादा हो या बसंत कृष्ण वैद्य हो, इनकी तारीफ हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी लिखावट जो थी वो कंप्यूटर से कम नहीं थी। वो लिखावट आपको दिखाते हैं। यहां पर हमने प्रियम्बल को लिया है। आप इस प्रियम्बल को देखिएगा, इस पर जो डिजाइन ये बनाए हुए हैं, ये डिजाइन किसके द्वारा बनाए गए हैं? अभी हमने नाम बताया है, दीनानाथ भार्गव, इनके द्वारा ये बनाए गए हैं। चित्रों की बात करें तो 22 चित्र जो बनाए गए हैं वो अभी आपने नंदलाल बोस का नाम सुना। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है, ये सब कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कंप्यूटर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन नहीं, ये कंप्यूटर के द्वारा लिखावट नहीं है, जबकि इन्होंने अपने हाथों से लिखा है। और अंग्रेजी में जो लिखा है वो प्रेम बिहारी रायजादा ने सुलेखन किया है। 6 महीने का टाइम लगा था इन लोगों को लिखने में। इसे 6 महीने का टाइम, बहुत टाइम होता है 6 महीना, कितनी मेहनत की होगी इन लोगों ने लिखने में। तो याद रखिएगा, इस पे लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो लिखा है ना, ये सब कुछ अंग्रेजी में ऐसा लग रहा है जैसे कंप्यूटर के द्वारा है, लेकिन ये प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा लिखा गया है। इसी में हमने यहाँ पर प्रियम्बल का लिया है, हालांकि पूरा संविधान उनके द्वारा लिखा गया है अंग्रेजी में। हिंदी में देखिए, हिंदी में इसी तरीके का आपको नहीं लगता है कि ये वाली चीज भी कंप्यूटर के द्वारा प्रिंटेड है, लेकिन नहीं, ये भी हाथों से लिखा गया है। और ये किसने लिखा है? बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है, जैसा कि हमने आपको बता दिया। दोनों सैंपल हमने आपको दिखा दिए हैं। हमने यहां पर प्रियम्बल को एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया है। आगे प्रियम्बल के बारे में हमारा एक डेडिकेटेड लेक्चर रहेगा, उसमें प्रियम्बल में बताएंगे कि ये जो शब्द है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, इन शब्दों के शब्द के अर्थ क्या है, इनमें क्या क्या संशोधन हो चुका है, क्या यह बहुत जरूरी है, ये सब बातें आपको बताएंगे। पहली बार संशोधन कब हुआ, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, और चाहे वो के गुरु ये गोलकनाथ बना पंजाब राज्य हो, चाहे केशवानंद भारती 1773 का कोई एक्ट हो, वो आपका जो विवाद हुआ है, वाद विवाद जो था, उसके बारे में भी आपको बताएंगे जो इससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक पिक्चर हमने, ये देखिए, इतना बड़ा पेपर होता है, इतना बड़ा पेपर है, ये आपको दिख ही रहा है, इतना बड़ा पेज था, और आज भी ये पेज जो है वो रखे हुए हैं, और इसको गैस में रखा गया है जिससे कि पेज खराब ना हो। तो यहां पर हमने ये जो राजेंद्र प्रसाद आपको दिख रहे हैं, ये राजेंद्र प्रसाद है। आगे बढ़ते हैं, अब हम जान लेते हैं, यहां पर आधा टॉपिक हमने समाप्त कर लिया है, जो कि बहुत जरूरी था भाई। इसके बाद कहें कि इसको प्रिंट कहां किया गया था, पहली बार प्रिंट इन द पीस के प्रकाशित कहां किया गया था, तो पहली बार देहरादून में से प्रकाशित किया गया था। मूल लिपि आज भी देहरादून में एक कॉपी आपको मिल जाएगी। तो भाई यहाँ पर अगर बात करें कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे संविधान में जो जो प्रावधान किए गए हैं, इन प्रावधानों में से हमने कहां से क्या क्या लिया है, उन्हीं के बारे में आज का हमारा लेक्चर डेडिकेटेड रहेगा। एग्जाम में यहां से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी का अर्थ बताएंगे और बहुत जरूरी भी है आपके लिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि अमेरिका से हमने क्या लिया है। देखिए, हमारा संविधान जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान इसलिए भी है क्योंकि हमने हर देश से, लगभग हर देश से कुछ ना कुछ लिया है। उन्हीं देशों के बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे कि कहां से क्या क्या हमने लिया है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा है ये। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इतनी व्यवस्थाएं जो की गई हैं, तो इस प्रकार जो कि चूंकि हमने हर देश की कुछ अच्छी बात को यहां पर लिया है, हर देश मींस कि बहुत सारे देश, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसीलिए हमारा जो संविधान है वो बहुत ही ज्यादा कठोर बन गया है और बहुत ही ज्यादा लचीला भी बन गया है। ये दोनों ही चीजें हो गई हैं, कठोर भी है, लचीला भी है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अमेरिका से हमने क्या लिया है। तो सबसे पहले हम आपको मैप में अमेरिका दिखाना चाहते हैं। आप ये देखिएगा, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, ये ब्लैक कलर से अब थोड़ा रेड हुआ है, ये आपको अलास्का दिख रहा है, ये अमेरिका है, ये अमेरिका, अलास्का अमेरिका का ही पार्ट है। तो हमने यहां पर अमेरिका को रेड कलर दिया है। ठीक है भाई, यहां पर रेड कलर दिया है, आपने देखा, ये अमेरिका है। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं, 1 बाय 1 सब जानते हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहली बात, हम सभी का मौलिक अधिकार हमें दिए गए हमारे संविधान के द्वारा।
जो कि संविधान की रीढ़ भी आप कह सकते हैं। अगर मौलिक अधिकार नहीं है तो ये संविधान किसी काम का नहीं है। हमारे मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हमें दिए गए हैं। ये मौलिक अधिकार ही हमने कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। बड़ा ही जरूरी पॉइंट, संविधान जो है वो राज्य के विरुद्ध सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। ये मौलिक अधिकार बड़े जरूरी हैं, इसके बिना जीवन अधूरा है। और आपका देश में अगर संविधान है और उसमें मौलिक अधिकार हैं, तभी आप कहेंगे कि आप सुरक्षित हैं, ये मान के आप रहिए। तो मौलिक अधिकार जो है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ये हमने अमेरिका से लिए हैं। अगर हम कहें कि अमेरिका का संविधान क्या इतना बड़ा है? नहीं, केवल 7 आर्टिकल हैं, बहुत ही छोटा संविधान वहां का है, लेकिन वहां पर लोगों के मौलिक अधिकार बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो हमने वहां की जो अच्छी चीज है उसको अपने देश में भी इंप्लीमेंट करवाया और संविधान में मौलिक अधिकारों को जुड़वाया। फिलहाल हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। इन्हीं मौलिक अधिकारों पर एक हमारा जो लेक्चर रहेगा वो डेडिकेटेड रहेगा, जिसमें आप जानते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार है, समता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये बहुत सारी चीजें आपको जो बताएंगे, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। हालांकि पहले 7 प्रकार के मौलिक अधिकार होते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार, मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिलहाल हमारे 6 ही हैं। उन 6 के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर हमारा इसी पर डेडिकेटेड रहेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे, एक एक बात को समझते रहेंगे। मौलिक अधिकार आपने जान लिया। दूसरा जानिएगा न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो जुडिशियल रिव्यू है क्या, पहले तो ये समझिए। देखिए, जब भी कभी कोई देश में, हमारे देश में, हम अपने देश की बात करते हैं, पहले कोई अगर संसद से, यहां से एक बार कर लेते हैं, अगर संसद से कोई बिल अगर पास होता है तो पहले आपका लोकसभा से, वैसे तो कोई भी बिल राज्यसभा लोकसभा वो आगे आपको बताएंगे, लोकसभा से पास होता है बिल और उसके बाद ये राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट इस पर बिल पर साइन करके इसे एक्ट में बदल देता है। जब तक साइन राष्ट्रपति नहीं करेगा तब तक वो बिल ही रहेगा। हालांकि वो लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से पास हुआ है, जैसे ही राष्ट्रपति का साइन होगा वो बिल अब बन जाएगा एक्ट यानी कानून। अब एक्ट बनने के बाद हमारा जो कोर्ट होता है वो कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू करता है और वो चेक करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कानून के बन जाने से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। अगर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसे हमारा जो कोर्ट है इसे शून्य घोषित कर सकता है, यानी शून्य का मतलब है कि ये एकदम कैंसिल हो जाएगा, ये लागू नहीं होगा। तो जुडिशियल रिव्यू आपको समझ में आ गया है। ऐसे में जुडिशियल रिव्यू जो है इतना पावरफुल होता है कि अगर कोर्ट ने मना कर दिया कि ये एक्ट किसी काम का नहीं है या ये एक्ट में लोगों के मौलिक अधिकार अगर ब्लीच होते हैं तो ये तुरंत आपका समाप्त या जीरो कर दिया जाएगा। ये होता है न्यायिक पुनरावलोकन। इसके बाद अगला पॉइंट आपको बता दें, अगला पॉइंट बड़ा जरूरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिसमें है स्वतंत्र और न्यायपालिका। देखिए, हमारे देश में अगर आप कहें तो 3 पिलर्स हैं जिसमें हमने बताया, एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो अपने अकॉर्डिंग यानी संविधान के अकॉर्डिंग काम करती रहेगी, उस पर किसी का जोर नहीं है। अगर हमारे यहां पर विधायिका या कार्यपालिका कोई गलत काम करती है तो उसको भी पनिशमेंट देने का काम जुडिशरी का है। जुडिशरी बड़ा ही निराला है। हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 50 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। इसमें प्रावधान किया गया है कि कार्यपालिका और जो आपकी न्यायपालिका है इसे अलग अलग रखने का काम हमारा राज्य करेगा। तो सेपरेट भी है और स्वतंत्र भी है। याद रखिएगा, स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सभी के लिए अब जो हमारा संविधान है वो सभी के लिए बराबर एक प्रावधान रखता है। इसीलिए भाई यहां पर जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। अगर कोई भी व्यक्ति क्राइम करेगा, चाहे वो कोई भी हो, सबको सजा उसी प्रकार दी जाएगी जो प्रकार इनको बताया गया है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। तो आपको, मुझे लगता है, समझ में आ गया है कि स्वतंत्र न्यायपालिका यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो हमारी है वो हमने अमेरिका से ली है। जुडिशरी से संबंधित अगर कोई भी सवाल आता है तो आप अमेरिका ही टिक करिएगा, क्योंकि अमेरिका से हमने जुडिशरी सिस्टम को पूरा लिया है। स्वतंत्र न्यायपालिका हो और जुडिशरी से ही संबंधित है वो आपका न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, या फिर हम कहें कि जजेस को हटाने की प्रक्रिया। देखिए, अगर हमारे देश में आगे बढ़ लेते हैं, पहले आपको पॉइंट बता देते हैं। पॉइंट क्या है? न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल ऑफ जजेस। तो जो जज होते हैं
चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर इन जजों की नियुक्ति एक बार हो जाती है तो इन्हें हटाने के लिए संसद को एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ता है, उसके बाद ही हटा पाते हैं। राष्ट्रपति को हटाना बड़ा ही आसान है, लेकिन एक जज को हटाने के लिए मतलब पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। हटाने की प्रक्रिया क्या है, बड़ी जटिल प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया आपको बताएंगे जुडिशरी में, हालांकि उससे पहले राष्ट्रपति पढ़ाएंगे। राष्ट्रपति में भी बताएंगे कि उस पर महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 के तहत लगता है, उससे कैसे हटाया जाता है। बट हटाने के लिए जो महाभियोग शब्द है वो केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है, जजेस के लिए नहीं। इसीलिए हमने यहां पर इंपीचमेंट शब्द नहीं लिखा है, हमने लिखा है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। हमने बता दिया कि महाभियोग जो होता है, इंपीचमेंट, वो आर्टिकल नंबर 61 के तहत केवल एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति को हटाना आसान है, कैसे हटता है राष्ट्रपति में समझेंगे, लेकिन यहां पर बता रहे हैं कि न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत मुश्किल है, बड़ी जटिल प्रक्रिया है। तो यहां पर जटिल प्रक्रिया इसलिए भी दी गई क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र है, अपने अधिकारों का प्रयोग करेगी और कानून में जो कानून का रक्षक भी है, संविधान का रक्षक भी आप मानिए, तो ये सारी चीजों पर काम तभी तो कर पाएगी जब ये स्वतंत्र हो और इन्हें हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल हो। ऐसे में अगर मान लीजिए अगर यह जटिल न रखी जाए तो कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर कोई एक्ट बनाया तो संसद तो एक्ट बना करके साइड में कर देगी और कहेगी कि साहब जुडिशियल रिव्यू होगा तो इन्हें पास करना पड़ेगा, नहीं किया तो इन्हें हटा देंगे, ऐसे ही तो कर सकते हैं। इसीलिए हटाने की प्रक्रिया बड़ी टफ है, आगे समझेंगे और बाकी डिटेल। अगला पॉइंट है भाई, यहां पर संविधान की सर्वोच्चता। आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ऊपर संविधान है, ना ही सरकार ना ही आपका संसद, कुछ भी ऊपर नहीं। सबसे पहले नंबर पे आपका कौन सा है, वो है संविधान की सर्वोच्चता। और संविधान की सर्वोच्चता भी हमने कहां से ली है, वो हमने अमेरिका से ली है। अगला है कि जो हमारी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, प्रियम्बल हमारी शुरुआत में लिखी जाती है और प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये जो शब्द हैं, इसके जो हम भारत के लोग हैं, ये शब्द जो हैं, ये प्रस्तावना के शब्द हमने अमेरिका से लिए। याद रखिएगा, प्रस्तावना के जो शब्द हैं वो हमने अमेरिका से लिए हैं, लेकिन प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। कंफ्यूजन नहीं चाहिए, आपको शब्द याद रखने। प्रस्तावना के शब्द हमने कहां से लिए हैं, हम भारत के लोग, ऐसे लिखा है ना, शुरुआत इसकी ऐसे होती है, तो ये हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। प्रस्तावना के शब्द याद रखिएगा, प्रस्तावना के शब्द, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है, तो आपको आगे बताएंगे। और पॉइंट क्या क्या है, और पॉइंट देखिएगा, इसमें जरूरी पॉइंट है, और वो जरूरी पॉइंट क्या है, तो वो है उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। हमारे भारत का जो उपराष्ट्रपति है, इसका पद यहां से लिया गया है। और वित्तीय आपातकाल, देखिए अगर इमरजेंसीज की बात करें, थोड़ा सा आपको बता दें, इमरजेंसीज की अगर बात करें तो हमारे देश में 3 प्रकार की इमरजेंसी लग सकती है, और वो है आर्टिकल नंबर 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, और आर्टिकल नंबर 360 के तहत हमें तीसरी जो प्रकार की दी है, यह है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपातकाल। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि हमारे देश में इमरजेंसीज कहां से ली गई हैं, तब आपको टिक करना है जर्मनी, याद रखिएगा जर्मनी। लेकिन अगर केवल इसका पूछता है कि वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था हमारे देश में या हमारे संविधान में कहां से ली गई है, तब आपको जवाब देना है कौन सा, आपको जवाब दे रहा है अमेरिका। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में नहीं लगा, जबकि नेशनल इमरजेंसी और राष्ट्रपति शासन तो न जाने कितनी बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन किसी क्षेत्र पर लगता है, किसी राज्य में लगता है, वो कई बार लग चुका है, लेकिन अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है और कभी लगना भी नहीं चाहिए, बहुत ही खराब चीज होती है। वित्तीय आपातकाल हमने कहां से लिया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अमेरिका से लिया है। आगे पॉइंट देख लेते हैं भाई, अगला पॉइंट है जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। पीआईएल होती है कि जब कोई व्यक्ति किसी और के लिए, जनता के लिए, जनहित के लिए किसी मुद्दे को अगर न्यायालय में उठा देता है, इसी को पीआईएल कहा जाता है। थोड़ा सिंपल शब्दों में आपको समझाते हैं। जैसे मानिए मैं अगर कहीं से जाता हूं और मुझे दिखता है कि कहीं पर बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, वहां पर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, और ऐसे उन बैक्टीरियाओं की वजह से लोग, वहां पर जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। मेरा वहां से कोई वास्ता नहीं है, बस मैंने जाते हुए देखा इस जगह को, मैंने तुरंत पीआईएल दाखिल कर दी और पीआईएल जाकर के कोर्ट में कहा कि सर ये देखिए जज साहब, ये क्या हो रहा है, यहां पर इसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से लोग मारे जा रहे हैं। तो जनता के हित के लिए अगर कोई भी मुद्दा उठाया जाता है, इसे पीआईएल कहते हैं। जो वकील होते हैं
अपने शुरुआती करियर में इस पीआईएल का प्रयोग बहुत करते हैं, अपने करियर को चमकाने के लिए पीआईएल दाखिल करते रहते हैं, बड़े सस्ते में हो जाती है और प्रैक्टिस भी हो जाती है उनकी, और थोड़ा सा अगर कोई मुद्दा वैसा मिल गया तो फेमस भी हो जाते हैं। तो शुरुआत में वकील लोग बहुत प्रयोग करते हैं पीआईएल का। पीआईएल आपको समझ में आ गई है, कोई भी किसी के लिए भी, जनता के लिए अगर कोई मुद्दा उठाता है, पीआईएल कहलाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भगवती एन भगवती जो है हमारे भारत में इसके जनक और इसके सबसे ज्यादा इसको चरम पर ले जाने वाले माने जाते हैं, वो आपको जुडिशरी में बताएंगे। पीआईएल आपको हमने कहां से ली है? अमेरिका। आगे, उपराष्ट्रपति जो है उच्च सदन का पदेन सभापति होगा। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द चेयरमैन ऑफ अपर हाउस। जो राज्यसभा है आप जानते हैं कि इसका पदेन सभापति होता है हमारा उपराष्ट्रपति। क्यों होता है आप जानते हैं? क्योंकि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति बन जाता है। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिक जो भी अगला उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति को उसके उपराष्ट्रपति पद के लिए सैलरी नहीं मिलती, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने के लिए सैलरी मिलती है। क्योंकि इस उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है, उपराष्ट्रपति केवल इंतजार करता है वो दिन का जब उसे राष्ट्रपति के रूप में काम करने के लिए रखा जाता है। हमारे देश में राष्ट्रपति का जो पद है, जो पोस्ट है, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। अगर राष्ट्रपति जी एक्सपायर हो जाते हैं या कुछ भी, 1 घंटे के लिए भी राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली नहीं रहेगा, वो कुर्सी खाली नहीं रहेगी। इसलिए एक व्यक्ति को रिजर्व रखा जाता है और वो है उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति का कोई काम तो है नहीं, तो इसीलिए उसे काम दिया गया और वो दिया गया है राज्यसभा का पदेन सभापति। एक्स ऑफिसो चेयरमैन रहेगा वो। एक्स ऑफिसो चेयरमैन का मतलब है कि वो व्यक्ति जो भी उपराष्ट्रपति होगा ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, जो कि हमारी संसद का एक उच्च सदन है। ठीक है, आगे बात करते हैं कनाडा। यहां पर हमने आपको कनाडा का मैप दिखाया है, थोड़ा सा आपको ब्लिंक करके भी दिखा रहे हैं जिससे आपके दिमाग में मैप भी थोड़ा क्लियर हो जाए। मैप की क्लासेस अभी आपकी शुरू होने वाली हैं, जिसमें हम आपको सारे कॉन्टिनेंट, सभी देशों के बारे में, उनकी कैपिटल, करेंसी सब आपको समझाएंगे। यहां पर हमने आपको दिखा दिया ये कनाडा है। कनाडा में हमने कनाडा से क्या क्या लिया है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो नंबर 1 कनाडा से हमने क्या लिया है? शक्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। आप जानते हैं कि केंद्र की शक्तियां अलग हैं, राज्य की शक्तियां अलग हैं, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कनाडा से ही कॉपी किया है, कनाडा के संविधान से कॉपी किया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर यानी कैबिनेट कहें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करता है? नियुक्ति करता है राज्यपाल की। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करेगा वो प्रावधान जो लिया गया है वो हमने कनाडा से ही लिया है। राष्ट्रपति ही करता है। एक राज्य का एक राज्यपाल या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। तो ये प्रावधान जो दिया गया है वो कहां से दिया गया भाई? कनाडा से दिया। अगला पॉइंट देख लेते हैं ब्रिटेन। यहां पर जो हमने आपको मैप देने की कोशिश की है, ये हमने यूके का मैप लिया है, यूनाइटेड किंगडम का मैप लिया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड किंगडम क्या होता है? इसके बारे में समझने के लिए आप हमारी मैप वाली सीरीज के साथ जुड़ जाइएगा। हम आपको बताएंगे कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, इनमें क्या क्या आता है। तब आपको यूके समझ में आएगा और ग्रेट ब्रिटेन समझ में आएगा। तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। ये हमने यहां पर यूरोप का मैप आपको दिखाया है, इसमें ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। तो नंबर 1 संसदीय प्रणाली, जो हमारे यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, पार्लियामेंट्री सब कुछ करती है, ये सिस्टम हमने कहां से लिया है? हमने ब्रिटेन से लिया है, अंग्रेजों से ही लिया है ये। आगे पॉइंट है हमारा द्विसदनीय संसद। हमारे यहां पर आप देख रहे हैं कि एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। लोअर हाउस लोकसभा कहलाता है, अपर हाउस राज्यसभा कहलाता है। आर्टिकल्स के बारे में आगे चर्चा करेंगे, जैसे कि इसी को हम मिला करके संसद कहते हैं। वैसे संसद में 3 लोग होते हैं, 3 लोगों से मिलकर के संसद बनती है। 3 ऑर्गन होते हैं, जिसमें एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा होती है। राज्यसभा अपर हाउस है। अपर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि भाई राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है। एक बार प्लीज कमेंट करके बताइए राज्यसभा का कार्यकाल आपको कितना पता है, कितना कार्यकाल, टेन्योर कितना होता है राज्यसभा का, तो बताइएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमने यहां पर जान लिया है कि द्विसदनात्मक संसद होती है। अगला है विधि का शासन। आप जानते हैं हमारे भारत में विधि का शासन चलता है, रूल ऑफ लॉ चलता है। यह भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन, अंग्रेजों से लिया। आगे बात करें एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है सिंगल सिटीजनशिप। आपके पास में जो आधार कार्ड होगा उस पर लिखा होगा मेरा भारत महान,
उस पर क्यों नहीं लिखा, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, कि मेरा उत्तर प्रदेश महान? क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि आपके पास में सिंगल सिटीजनशिप है। आप किसी भी राज्य के क्यों ना हो, आपको भारत की नागरिकता लेनी होती है, ना कि राज्य की लेनी होती है। इसके जस्ट उलट अगर हम जाएं किसी अन्य देश में, तो हम अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, वहां देश की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है, राज्य की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में भारत की नागरिकता ही अनिवार्य है, इसके अलावा राज्य की नागरिकता नहीं लेनी होती। एक देश ऐसा भी है जिसमें 3 तरह की नागरिकता है, एक देश की और एक राज्य की और एक जो डिस्ट्रिक्ट जैसे हमारे यहां पर होता है उसकी, तो तिहरी नागरिकता चलती है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं, और वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि वहां पर तिहरी नागरिकता, 3 प्रकार की नागरिकताएं चलती हैं, देश की, राज्य की और जो लोकल एरिया है यानी डिस्ट्रिक्ट है वहां की चलती है। हमारे देश में एक ही। अगर स्विट्जरलैंड के बारे में और आपको बताएं तो बड़ा स्पेसिफिक है भाई, वहां पर जो राष्ट्रपति होता है वो 1 साल के लिए चुना जाता है, जबकि हमारे यहां पर भारत में 5 साल के लिए चुनते हैं। स्विट्जरलैंड के बारे में आपको बताया है। एकल नागरिकता आपको समझ में आ गई है। अगला है संसदीय विशेषाधिकार। इनके बारे में तो हमारा एक बड़ा ही स्पेशल वो रहेगा, आपका लेक्चर रहेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि संसदीय विशेषाधिकार क्या क्या होते हैं, क्या क्या विशेषाधिकार के तौर पर ये कर सकती है। आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। यहां पर हमने आपको रेड कलर का ये दक्षिण अफ्रीका दिखाया है, ये आप देख लीजिए, ये हमारा दक्षिण अफ्रीका है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे दक्षिणी आपका देश है साउथ अफ्रीका। यहीं पर हमारे गांधी जी गए थे वकालत के लिए। वकालत मींस की प्रैक्टिस के लिए, जो केस के लिए गए थे। वकालत तो उन्होंने लंदन से की है, वो आप बात अलग है, उसके बारे में बताएंगे। उन्होंने हाई स्कूल कब किया, कब किया, कहां से किया, श्यामलदास कॉलेज वगैरह वगैरह सब आपको उनके बारे में बताएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। यहां पर हमने आपको दिखा दिया ये साउथ अफ्रीका, यहां पर गांधी जी 21 वर्ष रहे थे। यहां से हमने क्या क्या लिया है, तो पॉइंट नंबर 1, संविधान संशोधन प्रक्रिया। हमारे भारत में संविधान जो लिखा गया है इसमें कुछ कमियां यदि लगती हैं और उस समय पर डिमांड अगर कुछ होती है तो संविधान में संशोधन आर्टिकल नंबर 368 के तहत किया जाता है। यह संविधान का संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है, दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका से ली है। आगे देख लेते हैं राज्यसभा में। जो राज्यसभा है भारतीय संसद का उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन, यानी जो राज्यसभा है इसमें सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होगा, ये हमने आपका साउथ अफ्रीका से ही लिया है। पॉइंट आपको याद करने हैं सारे। अब आगे चलते हैं, यहां पर हमने रेड कलर का आपको ये दिखाया है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया दरअसल जो आता है वो ओशिनिया कॉन्टिनेंट में आता है। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। मैप के बारे में आपको बहुत डिटेल से बताएंगे, मैप की सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है, उससे आप जुड़ जाइए, एक एक बात आपको पता चलेगी। ये ऑस्ट्रेलिया जो है एक कॉन्टिनेंट नहीं है, एक देश है, ओशिनिया इसको हम कहते हैं, और हमारे 7 कॉन्टिनेंट है जिसमें से एक ये भी। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, तो नंबर 1 समवर्ती सूची। देखिए अगर आपको बताएं तो हमारे जो देश में, हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, और वो 3 प्रकार की कौन कौन सी सूचियां हैं, याद रखिएगा, 3 टाइप्स ऑफ हमारी लिस्ट है। तो नंबर 1 हमारी है आपकी संघ सूची। संघ सूची का मतलब है यूनियन लिस्ट। संघ सूची में विषय जितने दिए गए हैं उन सब विषयों पर केवल और केवल अधिकार है हमारी केंद्र सरकार को कि वो कानून बना सकती है। दूसरी सूची और दी है, हमारा शेड्यूल नंबर 7 है, उसमें इनका जिक्र किया गया है। शेड्यूल्स को हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर दूसरा है राज्य यानी स्टेट लिस्ट। यहां पर जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, सब विषय दिए गए हैं, सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट्स पर केवल आपका राज्य कानून बना सकता है। इसके अलावा एक और लिस्ट होती है जिसको बोलते हैं समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार की लिस्टें होती हैं। समवर्ती सूची जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट होती है। समवर्ती सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं उन सभी पर दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब फिलहाल अगर कहें समवर्ती सूची में आता है, इसीलिए हमारा जो समवर्ती सूची का विषय है इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई भी विषय है जो इन तीनों में से किसी में नहीं दे रखा है तो उस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होता है। एक क्लॉज ये भी होता है कि राज्य यदि चाहे लिखित में तो इससे रिक्वेस्ट कर सकता है संसद से कि भाई हमारे विषयों पर आप कानून बना दीजिए। ये स्पेसिफिक सारी टर्म एंड कंडीशन क्या होती हैं इनके बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो पहला आपने समझ लिया समवर्ती सूची हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। आगे समझते हैं और कौन सा पॉइंट है, और है प्रस्तावना की भाषा। जैसा कि हमने बताया प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग वो हमने कहां से लिए हैं, अमेरिका से, लेकिन यहां से हमने क्या लिया है, प्रस्तावना की भाषा ली। प्रियम्बल, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल।
संसद की संयुक्त बैठक, संसद की जो संयुक्त बैठक होती है वो कब होती है, क्यों होती है? वो इसलिए कि अगर कोई कानून अगर बनना है, बिल पास कराना है, तो बिल पास यदि लोकसभा से हो गया और राज्यसभा उस बिल पास करने को तैयार नहीं है, ऐसे केस में जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक का आयोजन करवाया जाता है। हमारा आर्टिकल नंबर 108 108 नंबर जो है ये कहता है कि भाई अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करवा दी जाएगी और कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करवा दिया जाएगा। तो ये जो है हमारा 108 में आता है, संयुक्त बैठक जो होती है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट जो है वो हमारी कहां से ली है? हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करेगा वो हमेशा लोकसभा का स्पीकर करेगा। अगर आप जानते हैं कि ये बात किस आर्टिकल में लिखी है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा स्पीकर करेगा, इसका आर्टिकल आपको बताना है। और मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूं बहुत से छात्रों से जो इसका जवाब दे सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर बताना है आपको, जिसमें कि यह कहा गया है कि जो संयुक्त बैठक होगी, संयुक्त बैठक का जिक्र तो 108 में है, संयुक्त बैठक का जिक्र तो 108 में है, लेकिन इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का स्पीकर, बुलाएगा राष्ट्रपति। ये बात तो आपको पता है। तो स्पीकर जो है इसकी अध्यक्षता करता है। ये किस आर्टिकल में लिखा है बताइएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में एक और पॉइंट है, संघ राज्य संबंध। जैसा हमने बताया कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो हमने यहीं से लिया है। अगला कंट्री देखते हैं, आयरलैंड। यहां पर हमने इसको आपको दिखाया है रेड कलर से, आयरलैंड है ये, आयरलैंड। और आयरलैंड में क्या क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी जो लिए हैं, ये क्या है? ये संविधान के द्वारा राज्य को, यानी जो राज्य है हमारा, राज्य का मतलब आप ये मत समझिए कि उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश, राज्य का मतलब, राज्य की डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 12 में दी गई है और वही डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 36 में दी गई है, 36 में। उनमें आपको बताएंगे कि राज्य क्या होता है, लेकिन शॉर्ट में समझिएगा कि राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से नहीं है। राज्य का मतलब है एक बॉडी, जैसे केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं हमारे संविधान में कि एक राज्य अच्छा यदि बनेगा तो इन निर्देशों का पालन करे। अगर वह पालन करता है तो ठीक, अगर नहीं करता है तो आप उसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो कोर्ट में आप नहीं जा सकते उसके विरुद्ध। तो ये डीपीएसपी जो है, इसमें निर्देश दिए गए हैं राज्य को कि वो बेहतर राज्य कैसे बनेगा। ठीक है, वो सब बातें आपको बताएंगे, हमारे ये सब टॉपिक्स रहेंगे। तो हमने यहां से लिया है। अगला पॉइंट है राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। जो हमारी राज्यसभा होती है, आप जानते हैं कि इसमें टोटल जो सदस्य संख्या है, उस सदस्य संख्या में 12 सदस्य जो होते हैं, 12 मेंबर, इनको नॉमिनेट करता है हमारा राष्ट्रपति। 12 लोगों को नॉमिनेट करता है जो साहित्य, शिक्षा, कला या समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। इन लोगों को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में 12। तो ये प्रावधान हमने जो लिया है वो कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ऐसा आपको याद रखना है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्यसभा के बारे में कितने सदस्य संख्या होती है, कितने बचते हैं, वो सब आपको राज्यसभा में बताएंगे। आगे पॉइंट है हमारा, और आयरलैंड से हमने क्या लिया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति होती है, गुप्त मतदान होता है और वरीयता क्रम होता है। ये जो पद्धति है, ये जो सिस्टम है, एंडिंग सिस्टम भी इसको कहते हैं, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये कैसे इलेक्ट किया जाता है, ये प्रोसेस जो हमने लिया है, मेथड, वो आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड आपको दिख रहा है, या यूरोप का मैप हमने लिया है, ये हमने वहीं से लिया है। तो इसके बारे में आगे हम राष्ट्रपति के बारे में एक एक बात बारीकी से आपको बताएंगे। वहां पर बताएंगे कि एक राष्ट्रपति कैसे बनता है, निर्वाचन कैसे होता है, सारी बातें A to Z आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसके बाद में फ्रांस देख लेते हैं भाई। फ्रांस क्या है? तो फ्रांस देखिए, यहां पर हमने आपको फ्रांस दिखा दिया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया है, ये फ्रांस है। जर्मनी ऊपर है, यहां पर ये फ्रांस है, ये स्पेन आपको दिख रहा है, यहां पर हम आपको फ्रांस दिखाना चाहते हैं। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है? नंबर 1 यहां पर दे रखा है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्र का मतलब होता है कि हमारे देश का जो प्रमुख है, जैसे राष्ट्रपति, वो प्रमुख जो होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, उसके लिए प्रजा के द्वारा वह चुना जाएगा, ना कि वंशानुगत होगा। ये हमने जो व्यवस्था ली है वो कहां से ली है? फ्रांस से। लेकिन अगर आप देखें वहां पर जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का जो राजा होता है, वो जो विक्टोरिया आपने सुना होगा, राजा जो सुना है आपने, वो राजा हमारा कैसा होता है? वहां पर वंशानुगत चलता है। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति जो कि देश का प्रमुख है, वो चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होता है। इसका मतलब है गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। अगला पॉइंट देखते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है हमारा फ्रांस से। याद रखिएगा,
फ्रांस में एक क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति से ये संबंधित है, वहां पर ये नारे दिए गए थे, उसी से हमने इसको लिया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। आगे पॉइंट देख लेते हैं। जर्मनी, यहां पर हमने जर्मनी को आपको रेड करके दिखा दिया है। ये देखिएगा, ये यहां पर जर्मनी है, ये वाला जर्मनी है जस्ट बराबर में। आगे देखिएगा, इससे हमने क्या लिए हैं, तो हमने बताया कि हमने इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो हमने यहीं से लिए हैं। जैसे कि इसमें दो प्रकार की इमरजेंसी आती है, राष्ट्रपति शासन होता है और नेशनल इमरजेंसी। ये कैसे लगती है, क्या प्रावधान होते हैं, आपके मौलिक अधिकारों पर क्या फर्क पड़ता है, ये सब बातें आपको बताएंगे। कौन कौन से मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं और कौन से मौलिक अधिकार बचे रहते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे कि 20 और 21, सब डिटेल आपको देंगे। अभी फिलहाल आपको जानना है कि इमरजेंसीज हमने कहां से ली है, जर्मनी से। लेकिन अगर पूछेगा कि हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी कहां से ली है, तो उसके लिए आप याद रखेंगे वो हमने अमेरिका से ली है, जो कि अभी तक कभी लगी नहीं है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो होता है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी जब लगती है तो हमारे मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर बाहर से कोई आक्रमण कर रहा है हम पर, तो पूरे भारत पर नेशनल इमरजेंसी लगती है और आर्टिकल 19 के सभी मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है, जबकि 20 और 21 को बाकी के मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर आंतरिक अशांति या फिर उसकी जगह पर नया शब्द प्रयोग होता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर देश में इमरजेंसी लगती है, तो इस केस में 20 और 21 को छोड़ करके बाकी के सभी मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, यहां पर जा सकता है। जबकि बाहर से आक्रमण होने पर, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर अगर बाहर से आक्रमण हो रहा है, तो उस टाइम पर हमारा 19 जो होता है, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, वहां करना नहीं पड़ता है। बात आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे जब हम नेशनल इमरजेंसी या इमरजेंसीज पढ़ेंगे। राष्ट्रपति शासन, नेशनल इमरजेंसी, इन सब में क्या फर्क है, कितने समय में हमारी संसद के द्वारा इनका अनुमोदन करना अनिवार्य होता है और भारत की जनता पर इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सब बातें आपको बताएंगे। कब पहली बार लगाई गई, कब दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी लगी, ये इंदिरा गांधी का इसमें क्या रोल है, क्यों लोग आज भी उसको गालियां देते हैं इस टॉपिक पर नेशनल इमरजेंसी की वजह से, सब बताएंगे आप। अगला पॉइंट है सोवियत संघ रूस। देखिए, इस रेड कलर में जो हमने आपको दिखाया है, ये सोवियत संघ रूस है, यूएसएसआर इसको बोलते हैं। आज की डेट में तो ये रूस बना हुआ है केवल। 1991 में 1991 में इसी देश में से 15 देश अलग हुए थे, जिसमें 5 देश सेंट्रल एशिया में आते हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान या तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये सेंट्रल एशिया के 5 कंट्री भी इसी से अलग हुए हैं। बाकी इसके बारे में मैप में आपको बताएंगे कौन कौन से और कंट्री हैं जो अलग हुए हैं। ये रूस जो है, आज की डेट में रूस कहते हैं, लेकिन पहले चूंकि हमारा संविधान तो बहुत पहले बन चुका है, ये अलग हुआ है 1991 में, इसीलिए पहले समय पे हम इसको यूएसएसआर कहते थे। तो अगर आप इस पर रूस भी लिख देते हैं तो कोई बहुत बड़ा गलती आपसे नहीं है, आप इसको यूएसएसआर लिखिएगा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पुरानी समय की बात कर रहे हैं। यहां से हमने क्या क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने यहां से लिया है। इसके अलावा अगर आपसे कहें हमारे संविधान में, यहां से एक पॉइंट और आपको रह गया है जो बताना है, और वो पॉइंट ये है कि हमारे संविधान में यहीं से जो मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये भी हमने यहीं से ली हैं। तो मूल कर्तव्य फिलहाल हमारे 11 तरह के मूल कर्तव्य हैं, लेकिन ये संविधान जब बनाया गया था ना, मूल संविधान, उस समय पर हमारे मूल कर्तव्य लोगों के नहीं बताए गए थे और बाद में इसे बताया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के समय पर, और एक उस समय पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी और उस समय पर 10 तरह के मूल कर्तव्य बताए गए थे कि लोगों को क्या क्या करना चाहिए, और बाद में 11वां मूल कर्तव्य अलग से जोड़ा है। तो फिलहाल 11 है मूल कर्तव्य, आपको याद रखने हैं। साथ में ये हमारा संविधान से संबंधित तो नहीं है, जब हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे और उसमें पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान जब पढ़ाएंगे तो वो भी आपका यहीं से लिया, लेकिन वो संविधान से संबंधित नहीं है, इसलिए हमने उसको यहां पर दिखाया नहीं है, आपको बताया नहीं है। तो पंचवर्षीय योजनाएं भी हमने यहीं से ली हैं। पंचवर्षीय योजनाएं, हमारी पंचवर्षीय योजनाएं जो अब तक भारत में 5 साल पर बनती थी, उनके बारे में हमारा लेक्चर रहेगा कभी, वो इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स की सीरीज आपकी चली रही है, मॉनेटरी पॉलिसी तक हम पहुंच गए। हमारा ये टारगेट है कि भाई अगर हम हमारा जो चैनल है, इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर यदि हो जाते हैं, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस करवाना शुरू करेंगे, और वो प्रैक्टिस ऑनलाइन होगी क्वेश्चंस की। और वो क्वेश्चंस किस प्रकार होंगे वो आपको हम दिखा देते हैं एक सैंपल। यहां पर हम आपको दिखाना जा रहे हैं कि ये जो हमने अभी आपको पढ़ाया है, इससे संबंधित प्रश्न क्या पूछे गए हैं। तो पहले आपको प्रश्न दिखा दें या कुछ और बातें बता दें? तो ऐसा करते हैं, पहले कुछ आपको और बातें बता देते हैं।
हमने यहां पर यह बात तो कंप्लीट कर ली है कि किस देश से क्या क्या लिया गया है, लेकिन प्रश्न ये है कि हमने इतना सब कुछ ले लिया है तो क्या हमारा ये जो संविधान है ये आपको नहीं लगता बहुत भारी हो गया होगा? हाँ, बहुत भारी हो गया है, बहुत बड़ा लिखित संविधान है। तो हमारा जो संविधान है इसके बारे में आपको 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, और वो क्या क्या? नंबर 1 देखिए, नंबर 1 तो आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पहली बात, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, पहली बात है। दूसरी बात, दुनिया का सबसे कठोर और लचीला भी है, दुनिया का सबसे कठोर और लचीला भी है। कठोर मतलब कॉम्प्लिकेशन बहुत स्ट्रांग भी है, और लचीला भी है क्योंकि बहुत कुछ ले रखा है, लचीला भी है, लचीला, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कहें तो तीसरा पॉइंट और आपको याद रखना है, क्योंकि हमने सब कुछ इधर उधर से ही लिया है तो इसीलिए बहुत से लोग इसे कहते हैं कि यह उधार की थैली है। तो याद रखिएगा, यह भी कहा जाता है हमारे संविधान को उधार की थैली। और भानुमति का पिटारा, भानुमति का पिटारा, याद रखिएगा ये पॉइंट पूछे गए हैं एग्जाम में। भानुमति का पिटारा हमारे संविधान को कहा जाता है, पिटारा, ठीक है। इतने पॉइंट आप याद रखिएगा, बाकी हमने यहां पर बात कर ली है। अब हम आपको वो क्वेश्चंस दिखा दें जो यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। यहां से जो प्रश्न पूछे गए वो क्या क्या हैं? तो नंबर 1 प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का स्रोत नहीं है? तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन नंबर 1 है इंग्लिश कॉमन लॉ, नंबर 2 आपका बी ऑप्शन है अमेरिका का संविधान, और नंबर 3 आपका है भारतीय कानून यानी इंडियन लॉ, और ऑप्शन डी आपका है भारतीय संसद के अधिनियम। अब आप हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाएं, बट हमने यहां पर जो प्रश्न लिया है ये दरअसल पूछा गया है, ये एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने यहां पर लिया है। अब आपको जो भी लग रहा है इसमें इंग्लिश कॉमन लॉ लग रहा है, अमेरिका लग रहा है, तो कमेंट कर दीजिएगा, बट हम आपको यहां पर आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी भारतीय संसद के अधिनियम। तो भारतीय संसद के अधिनियम तो बने ही नहीं थे, तो वो कहां से हमारा स्रोत हो जाएगा? इंग्लिश कॉमन लॉ यहां पर हमारा स्रोत रहा है। अमेरिका के संविधान से तो हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, और भारतीय कानून जो पहले चले आ रहे थे इनसे भी तो हमने लिया है। 1935 के एक्ट से भी हमने बहुत कुछ लिया है। हमारे संविधान का 70% हिस्सा तो उसी का है। तो यहां पर अगर ऐसे प्रश्नों में आपको दिक्कत आती है, कुछ तकलीफ होती है, तो प्लीज आप ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड लगाया करिए। इसमें आपको ऐसे करना होता है कि ये जो है, आप जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश कॉमन लॉ, आपको लग रहा है कि ये ऐसा तो नहीं है, आप उनको काटिए जो आपको नहीं लग रहे हैं। ये तो होगा, ये होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, बट ये नहीं है, क्योंकि हमारी संविधान संसद जो है उस भारतीय संसद वो बाद में बनती है, तो उसके अधिनियम कैसे जोड़ लिए जाएंगे? तो आंसर आपका क्या हो गया? आंसर डी, एक्ट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस स्रोत ने हमारे संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। Which source had the greatest influence on our constitution? नंबर 1 है ऑप्शन इंग्लिश कॉमन लॉ, अमेरिकी संविधान, ऑप्शन सी है जर्मन संविधान, और ऑप्शन डी है आपका दक्षिण अफ्रीकी संविधान। तो कमेंट करिएगा, हमारे साथ में चलिए, हम आपको आंसर तो बता ही रहे हैं, लेकिन कमेंट करके आप भी बताइए, कोशिश करिए कि आपको इनमें से क्या आंसर लगता है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये यूपीएससी आईएएस 2018 का क्वेश्चन पेपर है, प्रीलिम्स में पूछा गया था यूपीएससी आईएएस 2018 में, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा प्रभाव किसने डाला है? जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 1935 के भारत शासन अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव है, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ऐसे में भाई यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा, चूंकि यहां पर सबसे ज्यादा पूछ रहा है और वो दिया नहीं है, तो हमारे यहां पर सबसे ज्यादा क्या इंपोर्टेंट है? मौलिक अधिकार, जुडिशरी, ये कितने इंपोर्टेंट हैं, और यही इंपोर्टेंट चीज हमने अमेरिका से ली है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका का संविधान। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, उसमें पूछा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट में क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? बड़ा सिंपल है, अभी बताया आपको। ये है ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी है अमेरिका संविधान, ऑप्शन सी है जर्मन संविधान, और ऑप्शन डी है भारतीय संविधान। अब आप ही बताइए, आपको क्या लगता है? भाई अभी जस्ट बताया, ये हमने एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, राइट आंसर है अमेरिका का संविधान। वहीं से हमने प्रस्तावना के शब्द लिए हैं, हमने न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ली है, इसके अलावा मौलिक अधिकार लिए हैं, इसके अलावा जुडिशरी स्वतंत्र न्यायपालिका ली है, इतनी तो बातें, वित्तीय आपातकाल लिया है, ये सब बातें ही तो याद करनी है।
यहां पर हमने आपको कुछ क्वेश्चंस के यहां पर सैंपल्स दिखाए हैं। अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वालिटेटिव प्रश्न, वैसे नहीं, क्वालिटेटिव प्रश्न की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप, पहली बात, अगर ऐसा है तो चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा भाई ऐसी प्रैक्टिस हम तब कराएंगे जब हमारे यहां पर सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद हम लाइव सेशन लिया करेंगे और लाइव सेशंस में क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न और सभी सब्जेक्ट्स के कराएंगे, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैप हो, ज्योग्राफी हो, इसके अलावा इकोनॉमिक्स हो, बैंकिंग हो, सभी के प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आपसे। तो प्रैक्टिस आपको तभी करवाएंगे 1000 हो जाए। तो भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आपके हमारे द्वारा जो लेक्चर्स अपलोड होंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आगे बात करते हैं भाई, इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा आपको यह होगा कि डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल पर आपको वीकली करंट अफेयर संडे सुबह 7 बजे मिलेगी। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा और एग्जाम से पहले आपको पूरा करंट अफेयर साल भर का मिल जाएगा। तो ऐड लगा करके रणधीर एजुकेशन आप सर्च करिएगा, आपको ये चैनल हमारा मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक है, इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, @रणधीर एजुकेशन आप सर्च करिए। बाकी अगर कोई प्रश्न आपका है, कोई कंफ्यूजन आपका है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हम आपको जवाब दे देंगे। साथ में आप याद रखिएगा जो जो बातें हम आपको बताते जा रहे हैं इन्हें नोट डाउन करते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए। बाकी लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।